स्थल सेना हो, नौसेना हो या फिर वायुसेना, इनकी ताकत को बूस्टर डोज देने का काम कर रहे हैं एयरफोर्स के ताकतवर विमान, जिनके रोल अलग अलग होते हैं, अहमियत अलग अलग होती है। कोई कॉम्बैट रोल में शहंशाह है, कोई सर्विलांस में महारथी, तो कोई भारी सामानों को लेकर उड़ान भरने का महाबली है। जरूरत जैसी भी हो, हर बाधा को पार करने की ताकत रखते हैं एयरफोर्स के उड़न खटोले। भारतीय नौसेना को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 22 जनवरी को भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर P-8I से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपात स्थिति में समुद्र में मीलों दूर किसी युद्धपोत तक राहत सामग्री जल्दी पहुंचाई जा सकेगी। स्वदेशी कंटेनर का नाम रखा गया है ADC-150, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। समुद्री मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली बार एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने टोही विमान P-8I के जरिए इस परीक्षण को किया है, जिसके जरिए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के जरिए 150 किलोग्राम तक के का जो वजन है वो दूर समुद्री मोर्चे पर तैनात किसी भी युद्धपोत पर गिराया जा सकता है, और ऐसे में जो युद्धपोत है वो लंबे समय तक समुद्री मोर्चे पर रह सकता है। युद्धपोत पर हर हथियार कम पड़ जाए या उसे खास कलपुर्जे की जरूरत हो, तो उसे समुद्री तट पर लाने की जरूरत नहीं है। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के जरिए ये जरूरत अब आसानी से पूरी की जाएगी। देखिए, नौसेना जब ऑपरेट करती है तो इसको बहुत लंबे समय तक, काफी घंटों तक सी में रहना पड़ता है, और कभी भी वो अपने छोटी बड़ी नीड के लिए बार बार पोर्ट की तरफ नहीं आ सकती। लिहाजा उसकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 इजाद किया गया है। इसका सक्सेसफुल ट्रायल डीआरडीओ ने किया है, और ये देखिए अब शिप को पोर्ट पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 150 केजी का कोई भी स्टफ उनको एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के थ्रू उनके पास पहुंचाया जा सकता है। और इसमें देखिए, इसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च करते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट होता है IL-38SD, और ये तकरीबन 2000 किलोमीटर तक इस कंटेनर को आप भेज सकते हैं। शिप को किनारे आने की जरूरत नहीं पड़ सकती। तो इसमें तमाम तरीके की लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है, उनके इंजीनियरिंग टूल्स हो सकते हैं, अगर कोई रिपेयर का मटेरियल चाहिए तो ये सारी चीजें इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के थ्रू शिप में पहुंचाई जा सकती है। तो उससे नेवी की जो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, अपना आप ज्यादा समय तक समुद्र की सीमाओं की रक्षा कर सकेंगे। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के सफल परीक्षण के बाद अब ये तय हो गया है कि लहरों पर नौसेना को जब भी मदद की दरकार होगी, मिनटों में हर जरूरी सामान वहां पहुंच जाएगा। साउथ चाइना सी से लेकर अदन की खाड़ी तक बढ़ती समुद्री चुनौती से निपटने के लिए नौसेना अपनी हवाई मारक क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। इसके लिए तट से 2000 किलोमीटर या फिर इससे भी ज्यादा की दूरी पर तैनात जहाज तक संकट के समय सामान तत्काल पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। ADC-150 कंटेनर के विकसित होने के बाद युद्धपोत लंबे समय तक समुद्र में मोर्चे पर तैनात रह सकेंगे। डीआरडीओ की 3 प्रयोगशालाओं ने इसे मिलकर बनाया है, जिसमें से एक है विशाखापट्टनम, दूसरी आगरा और तीसरी बेंगलुरु। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के सफल परीक्षण के बाद अब नौसेना को रसद पहुंचाना और आसान हो जाएगा। नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान MiG-29K को भी और घातक बनाया जा रहा है। फाइटर जेट MiG-29K को हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइल के साथ लैस कर दिया गया है। देखिए, रैपिड मिसाइल जो है आज की डेट में जब भी हम किसी भी ऑपरेशन की बात करते हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो, चाहे इंडियन ओशन में हो, चाहे अरेबियन सी में हो, हम ट्राई सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ MiG-29 के साथ रैम्पेज मिसाइल और दूसरी तरफ हमारे जंगी बेड़े अगर इस इलाके में ऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली जो नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसमें इजाफा होगा, और जो हमारी जो मारक क्षमता है
देखिए, जब एयर से जब मिसाइल लॉन्च की जाएगी और जब जंगी बेड़े इसके साथ ऑपरेट करेंगे, तो आप किसी भी वाटर बॉर्न ऑब्जेक्टिव को, चाहे वो लैंड ऑब्जेक्टिव को या किसी पोर्ट को, आप आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से MiG-29 के टैंडम में हमारे जंगी बेड़े एक कॉम्बैट में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ेगी। पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमानों को रैम्पेज मिसाइलों से लैस किया था। अब नौसेना ने MiG-29 के नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए रैम्पेज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस वक्त जो दुनिया की इजराइल की बनी सबसे घातक रैम्पेज मिसाइल है, उसको इंटीग्रेट किया गया है MiG-29 के साथ। इसके साथ ही लेजर गाइडेड बॉम्ब सिस्टम पर भी इस पर लगाया गया है। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के में करीब हमें 1.5 से 2 साल लगे हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहला ये वेपन दूसरे देश में बना होगा, बट इसमें जो लॉन्चर लगा है वो पहली बार भारत में बना है और पूरी तरह प्रूव किया गया है। ना ही सिर्फ जमीन से, बट डेक पे INS विक्रांत पे भी इसके साथ लैंडिंग की गई है। ये इंडिया का सबसे पहला लॉन्चर है जो पूरी तरह इंडिया में बना है। इसके बनने के बाद इस वेपन को प्रूव करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसके बाद हमने इसके 2 फायरिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज के डेट में ये पूरी तरह इंटीग्रेटेड है इस MiG-29 एयरक्राफ्ट के साथ, और लड़ाई मारक क्षमता में बहुत बढ़ावा दे चुका है हमारे। हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइलों के शामिल होने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और बढ़ गई है। हाल में रैम्पेज मिसाइल के साथ INS विक्रांत पर इसका ट्रायल भी किया गया। रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी ताकत के सामने दुश्मनों का टिकना नामुमकिन है। रैम्पेज मिसाइल 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज में मौजूद टारगेट को भेदने में सक्षम है। रैम्पेज की खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसे रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। 1 मिनट में ये करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोक नहीं सकता। रैम्पेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकती है। देखिए, जो रैपिड मिसाइल है ये एक हाई स्पीड मिसाइल है, और साथ में ये इसका जो ड्रैग है, इसका ड्रैग मतलब जो उसको पीछे खींचते हैं, जब तमाम तरीके के एयर रेजिस्टेंस काम करता है, ड्रैग काम करता है मिसाइल के ऊपर, वो बहुत कम है। और मेरा मानना है कि ये जो जब ये जिस रेंज में इसको लॉन्च किया जाता है 250 किलोमीटर तक के जो टारगेट हैं उसको वो आसानी से बर्बाद कर सकता है। तो एक तो ये बहुत ही हाई स्पीड मिसाइल है जिसका कि डिटेक्शन मुश्किल हो सकता है। रैम्पेज GPS गाइडेड मिसाइल को ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। रैम्पेज मिसाइल GPS, INS गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसीलिए इसे हैक या फिर जैम करके बीच में रोका नहीं जा सकता। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है रैम्पेज मिसाइल, यानी दागो और भूल जाओ। इसकी स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की रफ्तार ऐसी नहीं होती। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई गई है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी ये तहस नहस कर सकती है। स्टैंड ऑफ हथियार वो हथियार है जो कि आप एक दूरी से दुश्मन के टारगेट पे लॉन्च कर सकते हैं। आपको टारगेट के ऊपर या टारगेट के बहुत नजदीक जाने की जरूरत नहीं होती है। आप ये डिस्टेंस 200 से 500 किलोमीटर रख सकते हैं, और वहां से जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो जो एम्यूनिशन है, जो मिसाइल है, वो गाइडेड मिसाइल होती है, वो टारगेट पे जाके लगती है। ज्यादातर इसको एयरक्राफ्ट से द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, ग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है, और साथ में नेवी से लॉन्च किया जा सकता है। तो हर एक वर्जन में ये लॉन्च होता है।
बेसिकली इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा एकदम टारगेट के नजदीक चला जाएगा तो वो एक्सपोज होगा, उसको रिट्रीव करना पड़े, उसको वापस अपने हवाई पट्टी पे भी आना है, तो लिहाजा एक सर्टेन डिस्टेंस से उसको लॉन्च किया जाता है। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसके लिए कहा यह गया है कि किसी भी तरह के मौसम में दागी जा सकती है, यानी आंधी तूफान जैसी विषम परिस्थिति भी क्यों न हो, मिसाइल अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। रैम्पेज जैसी मिसाइलों का किसी देश के लिए तभी इस्तेमाल होता है जब वो अपनी सीमा में रहकर किसी दूसरे देश की सीमा में हमला करने में सक्षम हो सके। चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाने में जुटा है। अपने देश में रक्षा उपकरण बनाने के साथ ही अमेरिका और इजराइल जैसे मित्र देशों से भी मदद ली जा रही है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है ये इतना बड़ा है कि ये इसके लिए हवाई जहाज़ और सी गार्जियन जैसे जहाज़ ये सब यूज़ होते हैं फॉर इनकी निगरानी रखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उस पे सब पे निगरानी रखने के लिए ये हमारे ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं। हाई स्पीड लो ड्रग मार्क 2 मिसाइल के रूप में जानी जाने वाली रैम्पेज मिसाइलों को इजराइल ने विकसित किया है। हाल के दिनों में इजराइल ने इसका इस्तेमाल ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए किया था। भारतीय वायुसेना दुश्मन के लिए दहशत और देशवासियों के लिए भरोसे का नाम है। भरोसा इसलिए क्योंकि हर हिंदुस्तानी को यह पता है कि जब तक हमारी वायुसेना सरहदों पर तैनात है, ताकतवर है, तब तक हम और आप हर कोई महफूज है। वायुसेना को और ताकत देने के लिए लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा है। नए नए हवाई जहाजों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, फाइटर प्लेन्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर कई मालवाहक विमानों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी वायुसेना हमेशा तैयार रहे। भारतीय वायुसेना का नया मालवाहक विमान C-295 12वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बन चुका है। भारतीय वायुसेना के आगरा एयरफोर्स स्टेशन को AN-32 विमानों का बेस स्टेशन बनाया गया है। अब नई पीढ़ी के उन्नत स्पेन में निर्मित C-295 विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। सेना के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले C-295 विमानों का बेस स्टेशन आगरा एयरफोर्स ही होगा। स्पेन से बनकर आ रहे C-295 के लिए पायलट्स को यहीं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए फुल मोशन सिमुलेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर पायलट्स को चिकित्सा ट्रेनिंग दी जा रही है। पैराड्रॉपिंग, पैराट्रूपिंग से लेकर तमाम तरह की ट्रेनिंग्स उन्हें दी जा रही हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर हजारों फीट की ऊंचाई पर जब कई टन वजन के साथ उड़ान भरता है तो इसकी धमक से ही इसकी प्रचंड ताकत का एहसास हो जाता है। दुर्गम इलाकों में जल्द से जल्द हथियार पहुंचाना हो या फिर मोर्चे पर मुस्तैद जांबाजों तक रसद पहुंचानी हो, ये इसके बाएं हाथ का काम है। किसी भी सेना के लिए जितनी जरूरत फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट विमानों की और हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की, क्योंकि युद्ध का समय होता है, वक्त बेहद कम होता है। ऐसे में सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें अब एक और नाम जुड़ चुका है। नाम है C-295। ये एक मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे पहले स्पेन की कासा कंपनी बनाती थी, लेकिन अब इसका निर्माण एयरबस करता है। दूसरे कार्गो विमानों की तरह C-295 में 4 या 5 क्रू नहीं लगते, बल्कि इसे सिर्फ 2 लोग ही उड़ा सकते हैं।
मीडियम साइज का होने की वजह से छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ आसान है। C-295 एयरक्राफ्ट महज 844 से 934 मीटर की दूरी से टेक ऑफ करने में सक्षम है। साथ ही लैंडिंग के लिए महज 420 मीटर की दूरी इसके लिए काफी है। लैंडिंग और टेक ऑफ की यही खूबी पहाड़ी इलाकों में इसके लिए वरदान है। लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और असम जैसे इलाकों के लिए ये मुफीद साबित होंगे। इमरजेंसी के रेस्क्यू ऑपरेशन में ये अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये यूएस की बोइंग का मैन्युफैक्चर किया हुआ है और ये हमारा 60 साल पुराना जो 748 एवरो 748 था उसको रिप्लेस करेगा। और ये तकरीबन 56 जो है इनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें से 16 तो बने बनाए आएंगे और जो 40 है वो टाटा ने भारत में ही मैन्युफैक्चर करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भारत के अंदर टाटा जो है इसको मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प मीडियम लेवल का ये एयरक्राफ्ट है जिसको ट्रांसपोर्टर जो C-295 अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है और ये भारत में आ रहा है। C-295 को स्ट्रेटेजिक मशीनों के लिए नीचे उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एयरफोर्स के पुराने पड़ रहे इल्यूजन 76 और एंटोनोव 32 विमानों की जगह लेंगे। C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन 9,250 किलो का पेलोड उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 12 स्ट्रेचर या फिर 5 कार्गो पायलट को लेकर उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जाहिर है, पड़ोसियों से लगती सीमाओं पर साजिशों और उनकी बुरी नजर से बचाव के लिए ये रक्षा टीका है, जो पाकिस्तान और चीन को बड़ा दर्द देने वाला है। वायुसेना के पास कुल 11 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हैं। इन विमानों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है और हमेशा इमरजेंसी में इन विमानों ने अपना दमखम दिखाया है। दुनिया की अगर बात करें तो 40 से ज्यादा देश हैं जो कि इनका इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 2024 में रात के समय करगिल एडवांस लर्निंग ग्राउंड पर C-130J सुपर हरक्यूलिस को उतारा गया था। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर 10,500 फुट की ऊंचाई पर लैंडिंग अपने आप में बेहद खास है। इसे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। साल 2011 में C-130J भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना और जब इसने 20 अगस्त 2013 में चीन से लगे दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर लैंडिंग की तो चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। चीन से युद्ध की स्थिति में मालवाहक जहाजों और लड़ाकू विमानों की पहुंच के लिए स्ट्रिप को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। फर्ज कीजिए अगर चीन के साथ किसी तनातनी की स्थिति बनती है या फिर युद्ध की स्थिति बनती है तो ऐसे में दौलत बेग ओल्डी से चीन की सीमा में घुसा जा सकता है और यहां से उस पर निगरानी भी रखी जा सकती है। भारत के लिए C-130J सुपर हरक्यूलिस किसी संकट मोचक से कम नहीं है। यह खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है, जिससे इसका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में किया जा सकता है। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को निकालने के वक्त भी ये काम आया। तब इसी विमान से ड्रिल मशीन वहां गई थी। सर्च और रेस्क्यू के काम में भी इसकी मदद ली जाती है। पैराड्रॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक इससे होती है।
C-130 ये लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट है और ये C-130J जो है ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये तकरीबन 20,000 फुट की हाइट के ऊपर जा सकता है। इसका रेंज है 5,000 किलोमीटर। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो एडिशनल इंडियन एयरफोर्स को एक ताकत देता है। सेना को कब अपने हेवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, किन परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल होता है, लॉजिस्टिक किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे जिनका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा भरोसा सेना C-17 पर करती है एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाने के लिए। C-17 ग्लोमास्टर भारतीय वायुसेना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। विपदा में कभी ये संकट मोचक बन जाता है तो कभी रेस्क्यू मिशन के लिए ये संजीवनी की भूमिका अदा करता है। भारत के पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री बॉर्डर है जिसमें शामिल है हिमालय का इलाका। इतनी ऊंचाई पर किसी की देखरेख कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की अहम जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में तैनात ग्राउंड फोर्सेस तक सामान पहुंचाने की और उन्हें सही सलामत रखने की भी। लेकिन खतरनाक ऊंचाइयों पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए सियाचिन का गेटवे है लद्दाख। ये इलाका ऊंचाई वाला है और काफी ठंडा रेगिस्तान है। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन बेस लेह में मौजूद है। 10,682 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये बेस जो काराकोरम और लद्दाख रेंजेस से घिरी हुई है। सियाचिन पर हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस के सिलसिले में लेह एयरफोर्स बेस एक बहुत ही अहम एयरबेस है। यहां C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए जरूरी सामान लेह एयरबेस तक पहुंचाया जाता है। फिर यहां से हेलीकॉप्टर यूनिट के जरिए सियाचिन में ग्लेशियर की सबसे मुश्किल पोस्ट तक सैनिकों के लिए राशन से लेकर दवा और सैन्य साजो सामान पहुंचा दिया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की हिफाजत करने वाले जांबाजों के लिए C-17 ग्लोबमास्टर एक लाइफलाइन की तरह है। ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे वर्सेटाइल कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 128 टन है और इसकी टेल टी शेप वाली है। इसमें 4 जेट इंजन है और ये करीब 75 टन लोड उठा सकता है। साथ ही ये छोटे रनवे पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। और यही वजह है कि ग्लोबमास्टर को करगिल, लद्दाख और दूसरे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर आसानी से तैनात किया जा सकता है। लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राइफल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता। एक एशियाई हाथी का वजन करीब 4 क्विंटल माना जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि C-17 ग्लोबमास्टर में इतनी ताकत है कि वो एक साथ 20 हाथियों को 28,000 फीट की ऊंचाई तक एयरलिफ्ट कर सकता है। यानी कि उन्हें 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वायुसेना का जंबो जेट यानी कि C-17 ग्लोबमास्टर अपने साथ पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से लैस 100 से ज्यादा सैनिकों को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाने की क्षमता रखता है। टैंक से लेकर सेना के जरूरी व्हीकल को भी लेकर उड़ने की ताकत है C-17 ग्लोबमास्टर के पास। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, वो सारे के सारे काफी पुराने हो चुके हैं और उनको जरूरत है बदलने की। हमारा AN-12, AN-32, एवरो 748 ये सारे के सारे अभी रिप्लेस हो रहे हैं नए
अच्छे एयरक्राफ्ट से। तो ये जो ग्लोब मास्टर है ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि जिसका कोई 77 टन ये वेट उठा सकता है और इसकी कोई 134, 35 या 140 लोग जो हैं वो कुछ अगर पैराट्रूपर हैं या पैसेंजर्स हैं वैसे नॉर्मल सोल्जर्स उनको उठा के ले जा सकता है। ये 2012 में यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी भारत के पास भी इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है। C-17 ग्लोमास्टर को साल 2013 में अमेरिका से पहली बार खरीदा गया था और तब 10,000 हवाई जहाजों की कीमत 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी। आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना ग्लोमास्टर 13 विमानों के बेड़े के साथ देश की सबसे बड़ी परिवहन ताकत बन चुका है। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली से लेह तक 45 टन वजनी सामान ले जाना हो तो बाय रोड इसके लिए 25 ट्रक चाहिए होंगे। बहुत सा मैन पावर और करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और यही काम अगर C-17 के जरिए करें तो 45 मिनट में सामान लोड हो जाएगा और सिर्फ 50 मिनट में ये सामान लेह तक आसानी से पहुंच जाएगा। ये विमान किसी भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आसानी से उतर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक स्थित हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है। 28,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकने वाले इस हवाई जहाज को एक उड़ान में 2,400 मील यानी कि 3,862 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूल किए उड़ाया जा सकता है। इसे लैंड करने के लिए 3,000 फीट यानी कि 914 मीटर वाले किसी छोटी हवाई पट्टी पर भी उतारा जा सकता है। सेना के लिए C-17 ग्लोबमास्टर कितना अहम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हुई तो उस समय सैनिकों को जल्दी तैनात करने के लिए इसी जहाज से बॉर्डर पर भेजा गया था। यही नहीं, कोविड के दौरान आम लोगों को मदद पहुंचानी हो या फिर विदेश में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित देश लाना हो, हर जगह C-17 ही मौजूद रहा और यही वजह है कि इस जहाज पर भारतीय वायुसेना का भरोसा अटल हो गया। अमेरिकी कंपनी बोइंग का ये विमान 15 सितंबर 1991 में जमीन पर उतरा था। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग अभी तक कुल 279 C-17 विमान बना चुकी है, जिनमें केवल 220 अमेरिका में ही इस्तेमाल हुए हैं और बाकी विमानों को उसने भारत, अमेरिका, UAE और ब्रिटेन जैसे देशों को दे दिया। रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च 2023 को 667 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना के लिए 6 डॉनियर 228 विमानों की खरीद के लिए डील साइन की थी। इस विमान का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की ओर से रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता रहा है। इन 6 विमानों को ईंधन की बचत और 5 ब्लेड वाले कंपोजिट प्रोपेलर के अपग्रेड के साथ खरीदा गया था। डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी किया जाता है। एयरक्राफ्ट के छोटे होने के चलते इसका इस्तेमाल उत्तर पूर्व और भारत के द्वीप में बने छोटे रनवे और यहां तक कि यह विमान पूरी तरह से न बने रनवे पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ये विमान कई उन्नत उपकरणों से लैस है, जैसे कि ग्लास कॉकपिट, मैरीटाइम पेट्रोल राइडर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस से ये लैस है। 17 सीटर डॉनियर अंधेरे में भी उड़ान भरने में सक्षम है। LAC के पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर एयर ऑपरेशन मजबूत करने में डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट बेहद कारगर साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के पास 800 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें C-17 से लेकर C-295 तक शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के तरकश में ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर या फिर आपातकालीन स्थिति में बड़ी बड़ी मशीनरी, तोप से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है।
चिनूक मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने की ताकत रखता है। चिनूक की मदद से दुर्गम इलाकों में सेना को आसानी से हथियार मुहैया कराए जा सकते हैं, जिससे मुश्किल हालात में दुश्मन का आसानी से काउंटर किया जा सके। चिनूक एक मल्टीपर्पज वर्टिकल एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सैनिकों, उपकरणों और ईंधन के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। 2015 में भारत ने बोइंग के साथ 8,048 करोड़ में 15 चिनूक खरीदने का करार किया था, जो इस वक्त भारत में और भारतीय फौज में मौजूद है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47F कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। यहाँ CH मतलब कि कार्गो हेलीकॉप्टर। चिनूक CH-47F एक एडवांस मल्टी मिशन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 740 किलोमीटर। चिनूक 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की ताकत रखता है। चिनूक की ताकत ही उसकी पहचान है। इन तस्वीरों को देखकर आप चिनूक की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर करीब 11 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 54 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। राहत और बचाव कार्य के दौरान इसमें 24 स्ट्रेचर के जरिए 24 मरीजों को भी ले जाया जा सकता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी चिनूक बेहद आसानी से ऑपरेट कर सकता है। चिनूक एक टेंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें सामने एक रोटर लगा होता है और पीछे के हिस्से में एक रोटर लगा होता है, जिससे इसकी भार उठाने की क्षमता और बढ़ जाती है। देखिए, जब नॉर्मल हेलीकॉप्टर होते हैं आपने देखा होगा उसमें एक बड़ा ब्लेड होता है, वो घूमता है और एक टेल में ब्लेड होता है। इसमें आपके दो बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, एक फ्रंट में एक रियर में, इसीलिए इसको ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तमाम जब आप हेलीकॉप्टर में सिंगल रोटर होता है तो उसमें यॉ वाला मूवमेंट होता है, लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा वो अनस्टेबल होता है, जिसको स्टेबल करने के लिए पीछे वाला रोटर काम करता है। इसमें आपके दो रोटर आगे दिए हैं तो ये एक बहुत स्टेबल लॉन्गिट्यूडनल जो डिसेबिलिटी होती है तो वो उसको स्टेबल करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि इसमें कंप्लीट इंजन की पावर जो होती है उसका इस्तेमाल होता है हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने में, हवा में ले जाने के लिए। तो लिहाजा एक अच्छा सिस्टम है। इसमें तमाम तरीकों की हैवी लोड जाता है। इसमें अंडरस्लैंग के 3 कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, जिससे कि जब अंडरस्लैंग कोई इक्विपमेंट या स्टोर जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। चिनूक की एक और खासियत यह है कि इस हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे, तब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। साल 1955 में अमेरिका की और इसीलिए 1958 में चिनूक हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम शुरू हुआ। साल 1961 में चिनूक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में M777 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में चिनूक का इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल होता है। दुनिया के एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-17 V5 भी भारतीय वायुसेना में शामिल है। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारी वजन उठाने, VIP लोगों को लाने ले जाने और रेस्क्यू मिशन में किया जाता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर की ताकत और खासियत की बात की जाए तो Mi-17 हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है।
इसकी रेंज 580 किलोमीटर है। अगर Mi-17 हेलीकॉप्टर में 2 फ्यूल टैंक लगाने के बाद इसे 1065 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। Mi-17 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा ऊंचाई हो या फिर खराब मौसम, हर परिस्थिति में काम करता है। इसे नाइट विजन, ऑनबोर्ड वेदर रडार, ऑटो पायलट सिस्टम से भी लैस किया गया है। Mi-17 ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इसमें बेहतरीन हथियार अटैच किए गए हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर में शटरम V मिसाइल, S-8 रॉकेट्स, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से इसे लैस किया गया है। Mi-17 में निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं। इस हेलीकॉप्टर पर मौजूद हथियारों से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, लैंड बेस्ड टारगेट और फिक्स्ड और मूविंग टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। सेना में Mi-17 क्रू मेंबर समेत 36 सैनिकों को ले जा सकता है, लेकिन जब इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल VVIP के लिए किया जाता है तो इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जिसके बाद इनमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को ले जाने की क्षमता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।